आज का हमारा टॉपिक होगा परिवहन। विश्व के संदर्भ में हमने बात की थी परिवहन और संचार के बारे में, और भारत के संदर्भ में बात करेंगे केवल परिवहन के बारे में। परिवहन है उसकी जो परिभाषा, वो परिभाषा कहते हैं किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में सेवाओं व वस्तुओं के आदान प्रदान को परिवहन कहा जाता है। उसी प्रकार से जो विश्व के संदर्भ में हमने परिवहन को विभाजित किया या परिवहन के जो प्रकार हैं वही प्रकार है वो भारत के संदर्भ में होंगे। पहला जो प्रकार है वो हो जाएगा स्थल परिवहन, उसके बाद दूसरा प्रकार हो जाएगा जल परिवहन, और तीसरा प्रकार हो जाएगा वायु परिवहन। ये तीन है वो परिवहन के प्रकार हो जाएंगे। स्थल परिवहन है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सड़क, दूसरा रेल और तीसरा पाइपलाइन। ये तो तीन प्रकार या तीन भाग हैं हो जाएंगे स्थल परिवहन के। जो जल परिवहन है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आंतरिक, जो नदियों और झीलों के माध्यम से होता है। दूसरा होता है समुद्री या महासागरीय जल परिवहन। और वायु जो परिवहन है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा राष्ट्रीय और दूसरा है वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। ये हो जाएंगे परिवहन के प्रकार। तो इसके अंदर जो स्थल परिवहन में सड़क, रेल और पाइपलाइन आता है। जल परिवहन तो जल में आंतरिक और महासागरीय। वायु परिवहन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वो परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन के बारे में। भारत के संदर्भ में अगर हम सड़क परिवहन बात करते हैं, सड़क परिवहन है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उन कारकों की हम चर्चा करते हैं। जो कारक है उन कारकों की बात करें तो वो कारक हो जाएंगे 5 कारक। दूसरा कारक हो जाएगा आर्थिक कारक, तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक, चौथा हो जाएगा राजनीतिक, और पांचवा हो जाएगा ऐतिहासिक। ये जो 5 जो कारक हैं वो परिवहन तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। भौतिक कार्य की अगर हम बात करें तो भौतिक कार्य के अंदर जो 50% परिवहन है वो 50% परिवहन उत्तरी भारत में किया जाता है। किस भाग में किया जाता है? उत्तरी भारत में है वो किया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, इसलिए जो परिवहन है वो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। आर्थिक कार्य की अगर हम बात करें तो जिन स्थानों पर खनिज संसाधन है, किस प्रकार का भाग पाया जाता है? खनिज संसाधन वाला जो भाग है वहां पर परिवहन का विकास सर्वाधिक किया गया है। सांस्कृतिक कार्य की अगर हम बात करें तो किसी भी देश की स्थिति है या जो वेशभूषा है और जो संस्कृति है उस संस्कृति के आधार पर है वो परिवहन को विभाजित किया जाता है। राजनीतिक कार्य की अगर हम बात करें तो 1962 का समय था, उस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ। उस समय भारत का जो हार का जो प्रमुख कारण था वो परिवहन था। क्या था? परिवहन था। यानी उस स्थान पर सेना या अन्य सामान को पहुंचाने के लिए एक सुगम परिवहन का जाल नहीं था। तो ये राजनीतिक हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में है वो भारत में जो परिवहन का जो जाल है वो परिवहन का जाल शेरशाह सूर्य या शेरशाह सूर्य से पहले का जो काल है वहां पर भी है वो परिवहन स्थापित किया गया था। तो ये हमारे हो जाएंगे परिवहन को जो प्रभावित है वो करने वाले 5 कारक। भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारक के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद विश्व के संदर्भ में हमने पढ़ा कि जो सड़क परिवहन है तो सड़कों की लंबाई की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान आता है, चीन का दूसरा स्थान आता है और भारत का वो तीसरा स्थान आता है। अब हम बात करेंगे कि 2015 है, 2015 के अनुसार भारत में कुल सड़कों की लंबाई किसके अनुसार? 2015 के अनुसार 48.85 लाख किलोमीटर है वो भारत में सड़कों की लंबाई है। वर्तमान समय में अगर देखें तो ये ही लंबाई है वो 56 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई है। 2015 के आंकड़े वो हमारी किताब में, जिसमें 48.85 लाख किलोमीटर है वो लंबाई की भारत में सड़कें पाई जाती हैं। वर्तमान में जो 56 लाख किलोमीटर है वो सड़कों की लंबाई भारत में है। जो सड़क परिवहन है वो सड़क परिवहन के जो सड़क है उनके भी प्रकार हैं, और सड़क के प्रकारों के आधार पर अगर हम बात करें तो इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा जाएगा राज्य राजमार्ग, तीसरा जाएगा जिला सड़कें,
चौथा जाएगा ग्रामीण सड़कें, और पांचवा आ जाएगा सीमावर्ती सड़कें। भारत में सड़कों का है वो 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य, जिला, ग्रामीण और सीमावर्ती सड़कें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो। वर्तमान समय में देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी संख्या है 230। कितनी है? 230 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इनके रख रखाव का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। किसके अंदर आता है? यानी इनके रख रखाव का जितना भी जो खर्चा आता है या निर्माण का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत के अंतर्गत इनकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1 लाख से अधिक, अर्थात 1,04,75 किलोमीटर है वो भारत में इनकी लंबाई है। किसकी? राष्ट्रीय राजमार्ग की। परिवहन का जो जाल है या कुल जो भाग है वो 40% जो भाग है वो देश का राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है। देश की कुल सड़कों की अगर हम बात करें तो प्रतिशत की तो 1.7% है वो लंबाई की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या का भाग आता है। तो ये जगह राष्ट्रीय राजमार्ग, वर्तमान समय 230 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। केंद्र सरकार का इनका रख रखाव और नियंत्रण का कार्य वो केंद्र सरकार का होता है। वर्तमान में इनकी लंबाई है वो 1,04,75 किलोमीटर है। 40% भाग है वो परिवहन इन्हीं के माध्यम से किया जाता है और देश की कुल सड़कों की लंबाई का जो प्रतिशत है वो 1.7% हो जाएगा। अब इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत है वो एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण किया गया है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रमुख महत्वपूर्ण योजना में से थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत देश के 4 बड़े जो महानगर हैं उनको जोड़ने का कार्य किया गया। इसकी अगर हम शुरुआत करें तो ये एक भाग यहां पर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली को है वो मुंबई से जोड़ने का कार्य, फिर चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता। ये एक हमारा भाग आ जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसके अंतर्गत देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने की योजना बनेगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके बाद में भारत में 2 कॉरिडोर हैं वो और बनाए गए हैं। एक तो उत्तर से दक्षिण, दूसरा हो जाएगा पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें या कॉरिडोर की बात करें तो पहला हो जाएगा उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर, और दूसरा हो जाएगा पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। ये 2 कॉरिडोर या गलियारे बनाए गए हैं जिसके अंदर देश का उत्तर से दक्षिण भाग को जोड़ने का कार्य और पूर्व से पश्चिम का जो भाग है उसको जोड़ने का कार्य है वो किया गया है। इस उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो होती है श्रीनगर से। श्रीनगर से यह कन्याकुमारी को जोड़ता है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा जाएगा? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हो जाएगा। पहले वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे नंबर 7 था, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता था। वर्तमान में वो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी है और इसका जो नंबर है वो है नेशनल हाईवे नंबर 44, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी जो कुल लंबाई है वो जाएगी 3745 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 3745 किलोमीटर है वो इसकी लंबाई है। एनएच जो उत्तर से दक्षिण तक है वो भारत को जोड़ने का कार्य करता है। ये जो राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर लंबाई की अगर हम बात करें या जो संख्या की बात करें तो इसके अंतर्गत एक फॉर्मूला का किया गया वर्तमान समय में, जिसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें ये तो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसके अंतर्गत इस प्रकार के जितने भी जो हाईवे हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को जोड़ने वाले जितने भी जो हाईवे हैं वो उत्तर से अगर दक्षिण देखें तो इनका क्रम संख्या वो हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 होगा। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की अगर हम देखें तो जितने भी जो नेशनल हाईवे हैं जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ते हैं इस प्रकार से इनका जो क्रम है वो होगा सम संख्या में। तो यहां पर आ जाएगा जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14।
तो हम देखते हैं श्रीनगर को कन्याकुमारी से यानी इस प्रकार से जोड़ने का कार्य है, उसका नाम है NH-44 अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। NH-44 से 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। दूसरा है पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है, उसके बारे में। तो पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है वो जोड़ता है पोरबंदर को सिलचर से। पोरबंदर है वो हो जाएगा गुजरात में और जो सिलचर है वो हो जाएगा असम में। यानी गुजरात को असम से या पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने का कार्य वो पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर करता है। और इसकी जो लंबाई है ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसे कहा जाता है NH-27। क्या कहा जाता है? NH-27 है वो पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। और इन दोनों कॉरिडोरों का जो मिलन स्थल है वो झांसी के अंतर्गत होता है। यानी एक दूसरे से आपस में कहां पर मिलते हैं? झांसी के अंतर्गत है वो आकर के मिलते हैं। तो ये हमारा जगह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। इसी के साथ साथ एक एक्सप्रेस वे भी होता है, जो छोटी जो दूरी होती है उनको जोड़ने का कार्य है वो किया जाता है। फिर हम बात करते हैं जो राज्य राजमार्ग है उन राज्य राजमार्ग के बारे में। राज्य राजमार्ग के अंतर्गत इनका रख रखाव का जो कार्य है वो राज्य सरकारों को आता है। ये प्रमुख रूप से है वो जिलों को आपस में जोड़ता है, अर्थात जिला मुख्यालयों को जोड़ने का कार्य राज्य राजमार्ग के अंतर्गत किया जाता है। अब राज्य राजमार्ग की अगर बात करें तो इनका जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का जो प्रतिशत है वो मात्र 4% आता है। कितना प्रतिशत आता है? राज्य राजमार्गों में देश की सड़कों की कुल लंबाई का 4% भाग आता है जो जिला मुख्यालयों को जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद आता है जिला सड़कें। जिला सड़कें की अगर बात करें तो देश की कुल लंबाई की जो सड़कें हैं उनका 14% जो भाग है वो आता है जिला सड़कों के अंतर्गत। और ये जिलों को है वो तहसीलों को या गांवों से जोड़ने का कार्य करती है। फिर आता है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कों का जो प्रतिशत है वो भारत में सर्वाधिक होता है और इनका प्रतिशत है वो लगभग 80% भाग आता है। कितना भाग आता है? लगभग 80% भाग है वो ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत आता है। और ये ग्रामीण सड़कें एक गांव से दूसरे गांव को या गांव से वो शहरों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके रख रखाव का कार्य है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है। किसका होता है? केंद्र और राज्य सरकार है वो दोनों का होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों रख रखाव का कार्य है वो केंद्र सरकार का, राज्य और जिला सड़कों का रख रखाव का कार्य है वो राज्य सरकार का, और ग्रामीण सड़कों का रख रखाव का कार्य है वो केंद्र के साथ साथ राज्य दोनों का होता है। उसके बाद में आ जाता है सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कों की अगर बात करें तो सीमा सड़क आयोग की स्थापना वो 1984 के अंतर्गत की गई। उसके बाद में जो देश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर सड़कों का है वो जाल बिछाया गया। तो ये हमारा था सड़कें हैं या जो सड़क परिवहन है उसके 5 प्रकार हैं। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य, जिला सड़कें, ग्रामीण और सीमावर्ती जो सड़कें हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में हम बात करते हैं जो रेल मार्ग है उस रेल मार्ग के बारे में। रेल मार्ग की शुरुआत की अगर हम बात करें तो विश्व के अंदर है वो रेल मार्ग की सबसे पहले शुरुआत ब्रिटेन में हुई 1825 के अंतर्गत। उत्तरी इंग्लैंड में आरक्टन से लेकर के डार्लिंगटन के मध्य है वो विश्व की पहली ट्रेन है या रेल है वो चली थी। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में है वो पहली ट्रेन है वो 1853 के अंतर्गत मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। रेल परिवहन विश्व में शुरुआत है वो हो गई थी 1825 में। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 1853 कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से लेकर के ठाणे के मध्य अर्थात 33.6 किलोमीटर 34 किलोमीटर का जो भाग है इनके मध्य है वो भारत की पहली ट्रेनें चली थी। उसके बाद में रेल आयाम की अगर हम बात करें तो रेल आयाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एशिया में भारत का पहला स्थान आता है और विश्व में भारत का दूसरा स्थान आता है। वर्तमान समय में देश के अंतर्गत है वो 10,270 से अधिक वो रेल के बनाने का कार्य वो किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत वर्तमान समय 16 लाख से अधिक है वो लोग रेल मार्ग में लगे हुए हैं या रेल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। इनके रखरखाव का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है।
अर्थात रेल परिवहन को संचालन करने का कार्य वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। रेल परिवहन है वो सड़क परिवहन के मुकाबले सस्ता परिवहन है। इसके अंतर्गत है वो विशेष तौर से जो माल है उन मालवाहकों का प्रयोग है रेल परिवहन के माध्यम से किया जाता है। रेल परिवहन के अंतर्गत प्रमुख रूप से हम बात करें तो पहला जो हमारा भाग आता है वो आता है गतिमान एक्सप्रेस। कौन सा भाग आ जाएगा? गतिमान एक्सप्रेस है। उसकी कुल जो दूरी तय करती है वो 187 किलोमीटर है, वो 100 मिनट में कर लेती है। कितनी मिनट में? 100 मिनट में है वो 187 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इसकी शुरुआत है वो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन जो होती है, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से आगरा कैंट तक जाती है। इनके मध्य की दूरी है वो 187 किलोमीटर और 100 मिनट में है ये दूरी तय कर लेती है। यह है भारत की अत्याधुनिक हाई स्पीड वाली ट्रेन है और यह वाईफाई से सुसज्जित है, या वाईफाई का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। तो यह हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस। इसके बाद हो जाएगा दूसरा हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर जो एक्सप्रेस है वो कन्याकुमारी से जम्मूवती जाती है। कहां से कहां हो जाएगी हिमसागर एक्सप्रेस? कन्याकुमारी से है वो जम्मूवती को जोड़ने का कार्य हिमसागर एक्सप्रेस के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद में 2016 के अंतर्गत बजट के अंदर है वो एक रेल विश्वविद्यालय है वो खोलने की घोषणा है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई, जो खोला जाएगा वडोदरा गुजरात में। कहां पर खोला जाएगा? वडोदरा गुजरात में है वो रेल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की जाएगी। उसके बाद में वर्तमान समय में अगर देखें तो भारत जो विश्व धरोहर है उस विश्व धरोहर के अंतर्गत है वो भारतीय जो रेल है उनको भी सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो पहले जो हमारी रेल मार्ग हो जाएगा वो हो जाएगा माउंटेन रेलवे। दूसरा हो जाएगा कालका शिमला रेलवे। और तीसरा है वो हो जाएगा नीलगिरी रेलवे। इन तीन रेलवे को है वो भारत के विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी जगह? एक तो जगह माउंटेन रेलवे, दूसरा कालका शिमला रेलवे और तीसरा जगह नीलगिरी रेलवे। इन तीनों को है वो विश्व धरोहर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उसके साथ साथ में जो रेल मार्ग है उनके रखरखाव के कार्य है वो हमने बात की कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। वर्तमान समय में जो समतल मैदानी भूभाग है वहां पर रेल मार्गों का सर्वाधिक विकास किया गया है। भारत में सबसे पहले जो रेल मार्गों की शुरुआत है वो ब्रिटेन के लोगों ने 1857 की जो क्रांति हुई उसके में रेल मार्ग का वो तीव्र गति से विकास किया गया था, जिसके कारण वर्तमान समय में है वो रेल मार्गों की दृष्टि से भारत वो एशिया में पहले स्थान पर और विश्व के अंदर वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो ये हमने बात की स्थल परिवहन, सड़क और रेल मार्ग के बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं जो जलमार्ग है उस जलमार्ग के अंतर्गत आंतरिक जो जल परिवहन है उस आंतरिक जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन की अगर दृष्टि से हम बात करें तो जल परिवहन है वो विश्व का सबसे सस्ता और सुगम संसाधन होता है। रख रखाव की जो जिम्मेदारी है, जो निर्माण का खर्च है वो खर्च नहीं आता है। जल परिवहन, उस जल परिवहन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो पहला भाग हो जाएगा आंतरिक और दूसरा भाग हो जाएगा महासागरीय। सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक जो जल परिवहन है उस आंतरिक जल परिवहन के बारे में। आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत देखें तो भारत में आंतरिक जल परिवहन की जो शुरुआत है या जो जल परिवहन किया जाता है वो 14,500 किलोमीटर की जो लंबाई का भाग है वहां पर आंतरिक मार्ग में जल परिवहन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो उत्तरी भारत की नदियां हैं वहां पर आंतरिक जल परिवहन किया जाता है। आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत किसी भी एक देश के स्थान के अंतर्गत दो स्थानों के मध्य है वो नदियों, झीलों या तालाबों के मध्य है वो परिवहन किया जाता है। आंतरिक जल परिवहन है वो भारत में सर्वाधिक किया जाने वाले जो राज्य हैं उनकी अगर बात करें तो वो आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम,
बिहार और जो केरल राज्य हैं, इनमें आंतरिक जल परिवहन है वो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक आंतरिक जल परिवहन है वो आंध्र प्रदेश, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और केरल राज्य है वो आंतरिक जल परिवहन की सुविधा है वो उपलब्ध करवाते हैं। इसके अंदर प्रमुख रूप से अगर बात करें तो गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदी है उनके अंतर्गत, और दक्षिण भारत के अंतर्गत गोदावरी, महानदी, दामोदर नदी है उनके अंतर्गत है वो आंतरिक जल परिवहन किया जाता है। उसके बाद में जो आंतरिक जल परिवहन का जो भाग की अगर हम बात करें तो स्टेपलर्स है वो चलाए जाते हैं। उसकी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाता है जो आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में इसी का दूसरा जो भाग है वो भाग आता है महासागरीय जल परिवहन। महासागरीय जल परिवहन की अगर बात करें तो ये खुले भूभाग होते हैं जिसके अंदर किसी एक देश से दूसरे देश के मध्य या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य है वो महासागरीय जल परिवहन किया जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की अगर लंबाई की बात करें तो संपूर्ण समुद्र तट की लंबाई हो जाएगी 7516.5 किलोमीटर, अर्थात 7517 किलोमीटर वो भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई हो जाएगी, जिसके अंतर्गत वो आंतरिक जल परिवहन करने का कार्य किया जाता है। तो ये जो भाग है इसके अंदर पूर्वी जो भाग हुआ था अर्थात पूर्वी तट और पश्चिमी तट है उन दोनों भागों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। महासागरीय जल परिवहन है, उस महासागरीय जल परिवहन के अंतर्गत है वो विभिन्न प्रकार के जो पतन है या जो बंदरगाह है उनका निर्माण किया गया है जिनके माध्यम से एक देश से दूसरे देश के मध्य परिवहन का जाल है वो बिछाया गया है। इसके अंतर्गत चर्चा करें तो भारत के अंतर्गत वर्तमान समय में जो 12 से लेकर के 13 है वो प्रमुख बंदरगाह या पतन है, उसके साथ साथ में 200 है वो छोटे बंदरगाह या पतन भारत के अंतर्गत है। इनकी अगर हम चर्चा करें तो ये हमारा जो भाग है उसके अंतर्गत आ जाएगा भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो यहां पर एक बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। वर्तमान में इसका नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो गुजरात में कच्छ की जो खाड़ी है वहां पर स्थित है। उसके बाद में दूसरा जो बंदरगाह जाएगा वो यहां पर आ जाएगा मुंबई बंदरगाह। फिर तीसरा इसके नीचे आ जाएगा मार्मागांव बंदरगाह जो गोवा का है। उसके बाद चौथा जाएगा न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो कर्नाटक का बंदरगाह है। उसके बाद में यहां पर आ जाएगा कोच्चि बंदरगाह जो केरल का बंदरगाह। ये तो हो जाएंगे भारत का जो पश्चिमी तट है उसके प्रमुख बंदरगाह। उसके बाद में बात करते हैं भारत का जो पूर्वी भाग है उस पूर्वी भाग के प्रमुख बंदरगाह। तो यहां पर एक प्रमुख बंदरगाह उसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा जाएगा? तूतीकोरिन। और एक इसके ऊपर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। ये दोनों ही बंदरगाह है वो तमिलनाडु के बंदरगाह। उसके बाद में ऊपर चलते हैं तो यहां पर आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। और ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह। उसके बाद इसके ऊपर है वो पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा का है। फिर यहां पर आ जाता है एक हल्दिया बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद एक नदी है जो बंदरगाह है वो आ जाएगा कोलकाता बंदरगाह। ये दोनों है वो कहां पर हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। ये है वो हो जाएगा उड़ीसा के अंदर पारादीप। विशाखापट्टनम है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चेन्नई और तूतीकोरिन दोनों हो जाएंगे तमिलनाडु में। उसके बाद में यहां पर इस प्रकार का एक भाग होता है अंडमान और निकोबार। उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो एक बंदरगाह हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये तो हो जाएंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह या पतन। कांडला जिसका वर्तमान में नाम होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। उसके बाद है मुंबई महाराष्ट्र में। मार्मागांव है वो गोवा का प्रमुख बंदरगाह। न्यू मैंगलोर कर्नाटक। और कोच्चि है वो हो जाएगा केरल का। ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह। पूर्वी तट के कोलकाता और हल्दिया पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। पारादीप उड़ीसा का। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। चेन्नई और तूतीकोरिन है वो तमिलनाडु का। और एक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो बंदरगाह हो जाएंगे। तो इनके माध्यम से है वो भारत में महासागरीय जो जल परिवहन है वो जल परिवहन किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा जल परिवहन के अंदर आंतरिक जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन। उसके बाद में तीसरा हमारा आ जाता है वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन की अगर हम बात करें तो वायु परिवहन की जो शुरुआत है वो भारत में हुई थी 1911 में। कब हुई थी?
1911 में वो वायु परिवहन की शुरुआत है वो इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई। कहां से कहां हुई थी? इलाहाबाद से नैनी के मध्य वो हुई थी, और दोनों ही है वो कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में। तो भारत में सबसे पहले वायु परिवहन की जो शुरुआत है वो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी। वायु परिवहन है वो विश्व में अंदर सबसे महंगा, उसके बाद में महंगी और जो हल्की वस्तुएं हैं उनका परिवहन है वो वायु परिवहन के अंतर्गत किया जाता है। तो विश्व में है वो उसकी शुरुआत बात करें तो विश्व में 1903 में वायु परिवहन की शुरुआत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में हो गई थी। राइट ब्रदर्स हैं, उन्होंने वायु परिवहन की शुरुआत है वो सबसे पहले की। भारत में इसकी शुरुआत है वो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है वो भारत में पहली वायु परिवहन की शुरुआत की गई। अब ये जो वायु परिवहन है, इस वायु परिवहन के अंतर्गत भी है वो भारत में दो प्रकार को इसको विभाजित किया गया है। एक तो जाएगा राष्ट्रीय और दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय की बात करें तो एक देश के अंतर्गत दो राज्यों के मध्य या इनसे अधिक स्थानों के मध्य होने वाला जो परिवहन है वो राष्ट्रीय वायु परिवहन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक देश या दो से अधिक महाद्वीपों के मध्य होने वाला परिवहन है वो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन कहलाता है। राष्ट्रीय परिवहन के उदाहरण की अगर बात करें, जैसे कि मान लो कि दिल्ली है, उस दिल्ली से कानपुर, कानपुर से पटना और पटना से कोलकाता के मध्य जो परिवहन किया जाता है वो आ जाएगा राष्ट्रीय वायु परिवहन के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन है वो जैसे कि भारत है तो दिल्ली है, दिल्ली से बैंकॉक है या बैंकॉक से पर्थ है, तो इस प्रकार का जो परिवहन है वो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारत के अंतर्गत 23 जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और भारत वर्तमान समय में जो 57 देश हैं उन 57 देशों में सीधे तौर पर अपनी जो सेवाएं हैं वो सेवाएं उपलब्ध करवाता है। भारत में पहले है वो जो वायु परिवहन का जो कार्य है वो लिमिटेड के अंतर्गत रखा गया था। इसके अंतर्गत है वो 1953 में, कब है? 1953 में एयर इंडिया है और इंडिगो है उसको दोनों को मिला दिया गया। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारत में वायु परिवहन संचालन का कार्य है वो एयर इंडिया के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? एयर इंडिया के माध्यम से वायु परिवहन का संचालन का कार्य वर्तमान समय में किया जाता है, या इनके रख रखाव का कार्य इसी के माध्यम से किया जाता है। भारत के अगर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, उन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो दिल्ली है, उसके बाद में कोलकाता है, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, फिर हैदराबाद है, चेन्नई है, और मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये क्या हो जाएंगे? देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो हवाई अड्डे वो हो जाएंगे जो विश्व के सभी देशों के लिए अपनी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाने का कार्य करती हैं। उसके बाद में जो भारत के संदर्भ में जो वायु परिवहन उसकी बात करें तो पहला जो एक आता है ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। कौन सा जाएगा? ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है वो भारत में हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है? हैदराबाद में है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण है वो हैदराबाद में किया गया। इसी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की तर्ज पर 2012 के अंतर्गत है वो राजस्थान के जोधपुर में भी इसका निर्माण का कार्य शुरू किया गया। और इसी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के तहत है वो एक सिक्किम के अंदर भी है वो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे बनाने का कार्य शुरू किया गया। तो वर्तमान समय में 3 है वो भारत के ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे हो जाएंगे। सबसे पहला वो कौन सा जाएगा? हैदराबाद, उसके बाद में जोधपुर और सिक्किम है, इसके अंतर्गत इसका निर्माण और रख रखाव का जो कार्य है वो किया जा रहा है। अब जो ये वायु परिवहन, इस वायु परिवहन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वायु परिवहन का जो जाल है तो भारत के अंदर इसके महत्व की बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो एक विशाल आकार है, अधिक जनसंख्या है, तीव्रगामी साधन है वो वायु परिवहन के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा वायु परिवहन। उसके बाद में बात करते हैं जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन के अंतर्गत किन का परिवहन किया जाता है उसकी अगर हम बात करें तो पाइपलाइन के अंतर्गत है जल, उसके साथ साथ में गैस के साथ साथ में प्राकृतिक जो तेल है उनका परिवहन है वो पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। इस पाइपलाइन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान समय में पाइपलाइनों की जो कुल लंबाई है वो हो जाएगी 14,500
किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 14,500 किलोमीटर है वो इसकी पाइपलाइन की लंबाई हो जाएगी। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत की प्रमुख जो पाइपलाइन है, उन प्रमुख पाइपलाइन में पहली पाइपलाइन आ जाती है नाहरकटिया, नूनमती, बरौनी पाइपलाइन। ये हो जाएगी भारत की पहली पाइपलाइन, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1164 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह 78 छोटी बड़ी नदियों को पार करके चलती है। उसके साथ साथ में इसमें 9 पंपिंग स्टेशन है, वो पंपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके अंतर्गत है वो बिहार का जो तेल है उसको बरौनी, का तेल है उसको बिहार के बरौनी में है वो ला करके शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इनकी अन्य जो शाखाएं उन अन्य शाखाओं में विभाजित किया जाता है। बरौनी, उस बरौनी से एक शाखा है वो कानपुर तक जाती है और दूसरी जो शाखा है वो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग तक जाती है। तो ये अन्य इनकी शाखाएं हो जाएंगी। यह है भारत की पहली प्रमुख पाइपलाइन थी। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो मुंबई हाई, कौन सा जाएगा? मुंबई हाई से कोयली पाइपलाइन। मुंबई हाई जो अरब सागर में मुंबई से है वो 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम स्थित है। उसका जो तेल है उसको गुजरात के कोयली नामक स्थान पर ला करके शुद्ध किया जाता है और इस पाइपलाइन की लंबाई है वो 210 किलोमीटर है। कितनी हो जाएगी? 210 किलोमीटर इस पाइपलाइन की लंबाई हो जाएगी। तीसरी पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो तीसरी पाइपलाइन हो जाएगी सलाया मथुरा पाइपलाइन। सलाया मथुरा पाइपलाइन हो जाएगी तीसरी। 1245 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इस पाइपलाइन के अंतर्गत गुजरात का जो सलाया नामक स्थान है उसका जो तेल है वो नामक स्थान पर लाया जाता है। फिर इसी पाइपलाइन को वो आगे बढ़ाया गया है मथुरा, मथुरा से दिल्ली, दिल्ली से अंबाला और अंबाला से जालंधर तक है वो इस पाइपलाइन को बढ़ाया गया है। उसके बाद में जो चौथी पाइपलाइन है उस चौथी पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो चौथी पाइपलाइन आ जाएगी HVJ पाइपलाइन। कौन सी आ जाएगी? HVJ, जिसका पूरा नाम हो जाएगा हाजीरा विजयपुर जगदीशपुरम। HVJ पाइपलाइन यह भारत की भूमिगत सबसे लंबी पाइपलाइन है या भारत की पहली भूमिगत पाइपलाइन है HVJ पाइपलाइन। इस HVJ के और जगदीशपुर, हाजीरा है वो गुजरात में है। कहां पर हो जाएगा? गुजरात में। विजयपुर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में और जो जगदीशपुर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये भारत की भूमिगत एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन है जो हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर या HVJ पाइपलाइन के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में पांचवी जो पाइपलाइन है उसके पाइपलाइन की बात करें तो पांचवी पाइपलाइन यही जो भाग है वो आ जाएगा कि 14,500 किलोमीटर है वो इसकी लंबाई हो जाएगी। उसके साथ साथ में इसका रख रखाव जो कार्य है वो भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के द्वारा है इसका निर्माण या रख रखाव कार्य किया जाता है। तो ये हो जाएगी भारत की पांचवी महत्वपूर्ण लंबाई की पाइपलाइन। तो ये हमारा हो जाएगा पाइपलाइन के बारे में। तो हमने जो भारत के संदर्भ में जो परिवहन, उस परिवहन के अंतर्गत स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन किया वो चर्चा की। धन्यवाद।